हेलो मेरे प्यारे शिष्यों, आप सभी का स्वागत है हमारी कक्षा में। मैं अंजलि रिसीवाल। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल को वस्तुओं के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं वस्तुओं के आधार पे प्राग ऐतिहासिक काल के विभाजन के बारे में। इस पर आज हम बात करेंगे। और अगर आपने मेरी पिछले वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। पिछली वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए तो काफी अच्छी समझ में आएगी, आपको हेल्पफुल हो जाएगी आपको समझने के लिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए आज बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में वस्तुओं के आधार पे उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो वस्तुओं के आधार पे जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन किया गया है वो आपका किया गया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, पहला पार्ट जो है आपका, जो पहला है वो पाषाण काल है, मतलब कि पत्थरों का काल। दूसरा जो है आपका कांस्य युग है और तीसरा और आखिरी जो है आपका लौह युग है। ये वस्तुओं के आधार पे बात हो रही है, जैसे पत्थर है, पाषाण है, ये भी एक वस्तु है, लोहा भी वस्तु है और कांस्य भी वस्तु है। ये सारी वस्तुएं, तो वस्तुओं के आधार पे प्राग ऐतिहासिक काल को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और रही बात, देखिए मैं लेक्चर देती हूँ, मैं ज्यादा लिखती नहीं हूँ या ज्यादा वो नहीं करती हूँ, लिखने पे ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। तो उसका कारण ये है कि आपको नोट्स जो है वो कमेंट करके आप हमें बोलेंगे तो आपको मैं पीडीएफ के थ्रू से प्रोवाइड कराऊंगी। बट यहाँ पे हमारा पूरा फोकस रहता है चीजों को समझने के लिए और उन्हें रिकॉल याद करने के लिए। तभी मैं आपको 2 बार 3 बार चीजों को रिकॉल करा देती हूँ, याद कराने की कोशिश करती हूँ, बार बार बोल देती हूँ। तो इस पे ज्यादा फोकस रखा कीजिए, आप इस पर ध्यान मत दिया कीजिए कि चीजों को लिखने पे, चीजों को सुनने और समझने पे ज्यादा फोकस किया कीजिए। ठीक है, फिर भी हेडिंग वाइज में थोड़ा बहुत लिख देती हूँ। देखिए क्या मैंने बताया है, वस्तुओं के आधार पे विभाजन। ठीक है, वस्तुओं किसका विभाजन हो रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन हो रहा है। कितने पार्ट्स में हो रहा है, 3 पार्ट्स में। मैंने बताया जैसा कि देख लीजिए कौन कौन सा है। ठीक है, पाषाण काल, ठीक, कांस्य युग, लौह युग। ठीक है, क्या लौह युग। ये 3 है वस्तुओं के आधार पे विभाजन। पाषाण मीन्स पत्थर, पत्थरों का काल। ठीक है, जिस समय मानव पत्थरों के औजार बनाता था या पत्थरों का उपयोग ज्यादा करता था उसी कहते हैं पाषाण काल या पत्थरों का काल। कांस्य युग, कांस्य का आविष्कार हुआ था। ठीक है, फिर है लोहे का, लौह युग, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए सबसे पहले एक एक करके हम तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। तो पहला सबसे जो बात करेंगे हम वो किस पे करेंगे, वो हम पहले बात करेंगे इस पे। अब देखिए इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, किसको, पाषाण काल को। तो पहला क्या है आपका, पुरा पाषाण काल। क्या है, पुरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, नव पाषाण काल। ठीक, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये आपका पाषाण काल का विभाजन है। ठीक है, पाषाण काल का विभाजन 3 में हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाषाण काल में पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर उसके बाद लास्ट में नव पाषाण काल के बारे में। ठीक है, आइए इस पे हम डिटेल से बात करते हैं। तो पुरा पाषाण काल पे पहले बात किस पे करेंगे, पुरा पाषाण काल पे।
तो देखिए पूरा पाषाण काल क्या है, मीन्स पूरा पाषाण काल में टाइम पीरियड पे कैसे पता चल रहा है कि पूरा पाषाण काल है, और पूरा पाषाण काल में कैसे मानव थे या मानव ने किन किन चीजों का आविष्कार कर लिया था, क्या क्या खोज लिया था, या मानव की स्थिति उस समय में उस टाइम पीरियड में क्या थी। तो देखिए मानव जो था वो पूरा पाषाण काल में एकदम जीरो था, क्या था, शून्य शून्य था। उसे मतलब किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था, कोई भी नॉलेज नहीं थी, ना रहने की, ना खाने की, ना वस्त्रों को पहनने की, ना फिर घूमने टहलने की, ना किसी चीज का आविष्कार हुआ था। मीन्स जब मैंने शून्य कह दिया तो यहीं से समझ जाइए कि ऐसे आप सोच सकते हैं कि अभी इस टाइम पीरियड पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल भूल जाइए, आप ये सोचिए इस टाइम पीरियड पे मानव को किस चीज का ज्ञान नहीं है, नए नए खोज, नए नए आविष्कार दिन ब दिन होते जा रहे हैं, लोगों को ज्ञानों में इतनी ज्यादा तरक्की हो रही है, इतने ज्यादा आविष्कार हो रहे हैं। तो सोच लीजिए आज हम 100 पे हो सकते हैं या उससे भी ऊपर हो सकते हैं, बट उस टाइम शून्य था, मीन्स कुछ भी ज्ञात नहीं था, किसी भी चीज की नॉलेज नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया मानव को 0 से 100 तक पहुंचने में जो समय लगा है, जो टाइम लगा है, या जिन जिन कालों का उसने आगे आगे एक एक पॉइंट बढ़ता गया है, तो उन कालों को नाम से डिवाइड किया गया है। तो उसी को पहले काल को, पहले 0 को हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल था वो, फिर मध्य पाषाण काल, देन नव पाषाण। तो पूरा पाषाण काल को भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पूरा, मध्य और नव, और फिर उसके बाद पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसा मैंने आपको बताया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो अब हम पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ा डिटेलली बात करेंगे, तो पॉइंट पॉइंट से हम बात करेंगे लिख लिख कर। तो देखिए पहला पॉइंट इसका जो होगा वो होगा कि पूरा पाषाण काल का मानव कैसे जीवन व्यतीत कर रहा था या कैसा था। तो कैसा था, आखेटक था। पहले मैं लिख लूंगी फिर बताऊंगी कैसा था। आखेटक जीवन व्यतीत कर रहा था, ठीक है, एंड शिकारी भी था, ठीक। उसके बाद उसने अपने जीवन में मतलब किस तरीके के प्रोग्रेस किए, या पहले हम बात कर ले इसके टाइम पीरियड के बारे में। तो टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड सॉरी मैं भूल गई थी, बट अब मैं बता रही हूँ। 25,000 ईसा पूर्व से, ठीक है, 10,000, ये था पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज का टाइम पीरियड पता चलना चाहिए कि कब तक पूरा पाषाण काल चला है, उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल आया है। तो 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड था आपका पूरा पाषाण काल का। तो इस टाइम के मानव कैसे थे, कैसे जिन्हें आखेटक थे और शिकारी थे। क्या थे, आखेटक और शिकारी, ठीक है। बंजारा जीवन व्यतीत करते थे, कैसा, बंजारा, ठीक, बंजारा जीवन, उनका जीवन बंजारा जीवन था, ठीक है। आग की खोज नहीं थी, आग की ठीक है। उसके बाद पशुपालन का ज्ञान नहीं, ठीक है। पशु खाद्य संग्रह, क्या थे, खाद्य संग्रहक, अब एक एक करके इस पे बात करते हैं। देखिए आखेटक या शिकारी, ये कहने से मतलब है आपका कि वो कैसे थे कि अपने जीवन में भोजन की पूर्ति करते थे, खाने के लिए वो भोजन को जो है तो शिकार के रूप में ग्रहण करते थे, शिकार को मार के उनके कच्चे मांस का सेवन करते थे। मीन्स ना आग का खोज हुआ था, ना उन्हें इस बात का ज्ञान था कि आग जैसी कोई वस्तु है। उन्होंने आग को देखा जरूर होगा, बट उन्हें ये नहीं पता था कि आग में कोई चीज को जलाकर, भूनकर या फिर किसी तरीके से उनका सेवन किया जाता है। वो कच्चे मांसों का सेवन करते थे, बंजारा जीवन व्यतीत करते थे। मतलब देखिए पशु जो होते हैं, अब हम पशु का भक्षण कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं, तो एक ही टाइम पे हर जगह पे आपको पशु अवेलेबल नहीं होंगे। पशुओं को मार करके खाते थे, तो उन्हें ये नहीं पता था कि उनके कच्चे मांस का सेवन करते थे। आग की खोज नहीं थी, आग का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो कच्चे मांसों का सेवन करते थे। उन्हें तलना, भूनना या
वो आग में पकाकर खाना, उन्हें इन सब चीजों का कोई भी ज्ञान नहीं था। हाँ, आग हालांकि उन्होंने देखी जरूर थी, क्योंकि पत्थरों का यूज करते थे, तो पत्थरों को जब औजार बनाने के लिए वो आपस में घर्षण करते थे, रगड़ते थे, तो पत्थरों से जो चिंगारी निकलती होती होंगी उससे कभी कभार लगभग आग लग जाती होगी जंगलों में, जिसके कारण उन्हें पता होगा कि हाँ ये कोई एक भयानक चीज है, पर उन्हें ये नहीं ज्ञात होगा कि ये आग है और इसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। उपयोग में आग नहीं थी, केवल उन्होंने देखा भर होगा उसे। ठीक है, वो बाद में आपका नवपाषाण काल में जाके आग की खोज होगी, आग का आविष्कार होगा। ठीक है, बंजारा जीवन व्यतीत करते थे, मीन्स वो जो उस टाइम पीरियड के मानव थे वो अपनी शिकार की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा शिफ्ट होते रहते थे। मीन्स जैसे बंजारे लोग होते हैं जहाँ पे एक जगह पे रहते हैं, फिर जब उन्हें वहाँ पे खेल मदारी वगैरह दिखाते हैं या फिर वहाँ पे उनका उपयोग नहीं होता, उनका काम वहाँ से खत्म हो जाता है, तो वो अपने सामान को पैक करते थे वापस और दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते थे, वहाँ पे नया तरीके से अपने जीवन को यापन करते थे। उसी तरीके के थे ये उस पूरा पाषाण काल के मानव, कि जब एक जगह पे उन्हें शिकार अवेलेबल नहीं होते थे तो शिकार की खोज में वो कई मीलों दूर निकल जाते थे। तो एक जगह पे वो कोई निश्चित स्थान पे उनका घर नहीं था। जैसे हम एक घरों में रहते हैं, निश्चित स्थान पे रहते हैं, तो उस टाइम पीरियड के जो मानव थे उनका एक निश्चित निवास स्थान नहीं था, बंजारा जीवन व्यतीत करते थे। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बंजारा जीवन व्यतीत करते थे। फिर क्या है, आग की खोज नहीं, मैंने बताया आग की खोज नहीं हुई थी, बट उसका वो उपयोग में नहीं थी। पशुपालन का ज्ञान नहीं, जो मानव पशुओं को मार करके उनका सेवन कर रहे हैं तो वो पशु को पालने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। जब हम कोई चीज खा रहे हैं तो उन्हें पालना तो पॉसिबल ही नहीं है। आगे जाके भले ये उस चीजों को, उसका पालना, कृषि के बारे में इन्हें नॉलेज होगी, बट बाद में होती है, उस टाइम पीरियड पे नहीं, क्योंकि अभी वो जीरो पे हैं। जब जीरो से वो 50 पे पहुंचेंगे, 20 पे पहुंचेंगे, 10 पे पहुंचेंगे, मतलब एक एक लेवल अप होंगे, फिर उसके बाद उन्हें हर चीज का नॉलेज हो जाएगा। बट अभी उन्हें पशुओं के पालन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पशुओं के भक्षण के बारे में केवल वो जानते हैं। ठीक है, खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह क्यों था उस टाइम पीरियड का मानव? देखिए, जब मानव उस टाइम का आखेटक या शिकारी है तो खाद्य संग्रह तो होगा ही होगा। क्यों होगा ऐसा, आप अगर एक बार सोचिए। देखिए, हमको लेकर के अगर बात करें, हम अभी के टाइम पीरियड को लेकर के बात करें तो ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगी। आज हम 3 तरीके के मौसमों का हमारे इंडिया में है। ठीक है, जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर तरीके के मौसम आते हैं। तो सीजन जो है, मौसम है, जो सीजन है, तो उन सीजनों के कारण हम क्या करते हैं, या फिर डे और नाइट के कारण, रात और दिन के कारण हम वस्तुओं को एकत्र करके रख लेते हैं। ऐसा नहीं कि अब हमें अब जरूरत है, हमें अब चाय बनानी है, छोटा सा एग्जांपल लूंगी, अब हमें चाय बनानी, तो ऐसा नहीं कि हम मार्केट जाएंगे, पहले चीनी, चाय पत्ती खरीद के, दूध खरीद के लेके आएंगे, फिर चाय बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना। पहले से ही हम अपने घर में चीजों को स्टोर करके रखते हैं कि जब भी कभी हमारा मन करे तो, या भूख लगे या मन करे पीने का, तो हम उसको तुरंत पका के खा लें या बना के चाय पी लें। तो उसी तरीके के उस टाइम पीरियड के मानव थे कि हर मौसम में तो पशु अवेलेबल नहीं होंगे, कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे। भूख तो भाई डेली लगेगी, ऐसा तो है नहीं कि आज भूख लगी है कल भूख नहीं लगेगी, परसों भूख नहीं लगेगी, लगेगी ही लगेगी। तो वो क्या करते थे, पशुओं को एक बार में अगर उन्हें मिलता था तो वो ज्यादा से ज्यादा पशुओं का शिकार करते थे और संग्रह करके उनकी मांसों का, कच्चे मांसों का संग्रह करके वो रख लेते थे कि बाद में उन्हें भूख लगने पे या कल के दिन उन्हें पशुओं का शिकार ना मिलने पे वो उसी का सेवन कर सके और अपनी भूख को शांत कर सके। तो इस तरीके से वो उस टाइम पीरियड पे भी अपना दिमाग लगाते थे जिस तरीके से अभी हम लगाते हैं। ठीक है, तो कैसे थे, खाद्य संग्रह थे। तो अब हम बात करेंगे इन मानव के, इन्होंने जैसे पाषाण काल है, पत्थरों का काल है, तो जो औजारों का यूज किया है तो वो कैसे औजारों के, पत्थरों के ही औजार यूज करेंगे। जब काल ही पाषाण का है, पत्थरों का है, तो औजार भी पत्थरों के होंगे। उस टाइम में आपका कांसा है ना, लोहा है, कुछ भी आविष्कार नहीं हुआ है ना, तांबा है, कुछ भी नहीं है। तो जब वो यूज कर रहे हैं तो पत्थरों के औजार यूज कर रहे हैं। अब पत्थरों के औजार उतने तो अच्छे नहीं होंगे जितने आपके तांबे के, लोहे के, या फिर आगे जाके पत्थरों को और अच्छे शेप में डाला गया था, नई नई तकनीक यूज की गई थी, तो वैसा तो नहीं होगा, बट होंगे तो पत्थरों के औजार होंगे। तो पत्थरों के औजार में भी वो बहुत अच्छे औजार नहीं यूज करते थे, नॉर्मल औजार यूज करते थे। थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूरा पाषाण काल के मानव जो है वो कैसे औजारों का यूज करते थे या क्या यूज करते थे औजार के रूप में। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, औजारों के बारे में, कि किस तरीके के औजार पूरा पाषाण काल के मानव द्वारा यूज किए जाते थे। तो पूरा पाषाण काल के मानव देखिए जिन भी औजारों का यूज करेंगे वो उतने ज्यादा आपके कह सकते हैं, उतने ज्यादा आपके
तकनीक वाले नहीं होंगे या फिर उतने ज्यादा विकसित नहीं होंगे वो औजार, नॉर्मल औजारों का यूज वो करते थे। कैसे औजारों का? नॉर्मल औजारों का, वो भी पत्थरों के नॉर्मल औजारों का। ठीक है, तो किस तरीके के? 2 तरीके के औजार वो यूज करते थे, वो देख लेते हैं हम। औजार कैसे थे? वो स्फटिक या क्वार्टजाइट के होते थे, ये पत्थरों का ही रूप है। ठीक है, स्फटिक या क्वार्टजाइट के औजार वो यूज करते थे। शल्क और ब्लेड नुमा औजार, मतलब कि ब्लेड नुमा की, जैसे ये आपके औजार ऐसे होते थे, अगर इस तरीके के औजार होते थे, इस तरीके के अगर आपके औजार हैं, हस्त औजार हैं होते थे, ऐसे औजार होते थे, तो उनका जो ये आप देख रहे हैं, ये साइड जो है, ये साइड उनका बहुत ज्यादा विकसित नहीं था, बहुत ज्यादा धारदार नहीं था, ये ऐसे मोटे मोटे होते थे, इस तरीके से मोटे मोटे औजार होते थे। बाद में ये बहुत ज्यादा पतले शेप के होते गए, वो आगे पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नुकीले होते गए, ये बहुत ज्यादा ये इस तरीके के औजार यूज होने लगे। पर पहले जो थे वो मोटे मोटे ऐसे थे, क्योंकि वो जो ये किनारे है औजारों का, वो क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा उसको घिस नहीं पाते थे, बहुत ज्यादा धारदार नहीं बना पाते थे। तो जो ये फलक होती थी, ये बहुत ज्यादा आपकी विकसित नहीं थी, मोटी पतली नहीं थी। तो इस तरीके के औजार जो है वो पहले टाइम पीरियड के, पूरा पाषाण काल टाइम पीरियड के मानव इस तरीके के औजार यूज करते थे। ठीक है, स्फटिक या क्वार्टजाइट के, पूछ लेता है कि उनका नाम क्या था, तो आप बोल सकते हैं स्फटिक या क्वार्टजाइट जैसे पत्थरों के औजार वो यूज करते थे। ठीक है, उनके फलक जो होते थे ब्लेड की तरह से होते थे, नुकीले होते थे। फिर चापर चापिंग पेबुल उपकरण का यूज होता था। ये देखिए, चापर चापिंग पेबुल उपकरण जो है, ये औजार जो है आपके, वो कहाँ से? सोहन नदी से प्राप्त हुए हैं। सोहन नदी कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान, यहाँ से इस टाइप के औजार आपके प्राप्त हुए हैं, पूरा पाषाण काल के मानव को प्राप्त हुए हैं। तो उपकरण का उन्होंने, इतिहासकारों ने इसका अध्ययन किया, अध्ययन करके बताया है, यहाँ से प्राप्त हुए। सोहन नदी पाकिस्तान में पड़ती है, वहां से ये औजार प्राप्त हुए हैं इतिहासकारों को। ठीक है, मद्रास संस्कृति क्या मतलब कि हैंडएक्स उपकरण, जिनका यूज हाथों के द्वारा किया जाता था, जैसे कि आपके गड़ाशा हुआ, ठीक है, फरसा हुआ और कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, ये सब जो हुआ, और भी ऐसे उपकरण मतलब कि हैंडएक्स मतलब ऐसे उपकरण जिनका उपयोग मानव उस टाइम का हाथ से करता था, वैसे उपकरण को कहते हैं हैंडएक्स उपकरण, और ये मद्रास संस्कृति के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के औजार मिलते थे उस टाइम पीरियड पे, पूरा पाषाण। ये जो आपकी मद्रास संस्कृति है, ये आपका कहाँ से? दक्षिण भारत से। ठीक है, दक्षिण भारत से ये उपकरण प्राप्त है। कहाँ से? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत से प्राप्त उपकरण, ये उपकरण इतिहासकारों को दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। और ये जो आपका चापर चापिंग पेबुल उपकरण है, ये आपका उत्तर भारत से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? उत्तर भारत से प्राप्त हो रहे हैं इतिहासकारों को, उत्तर भारत से प्राप्त हैं। ठीक, ये जरूर पूछ लेता है, याद रखिएगा कि हैंडएक्स उपकरण या मद्रास संस्कृति आपकी, ये दक्षिण भारत से प्राप्त उपकरण है, और आपका चापर चापिंग पेबुल उपकरण जो है वो आपका उत्तर भारत से प्राप्त उपकरण है। ठीक है, इस तरीके के। तो अब उपकरणों की बात हो गई, अब हम बात करेंगे कि पूरा पाषाण काल में इतिहासकारों द्वारा कौन कौन से स्थल खोजे गए थे। तो स्थल कौन कौन से खोजे गए थे पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड पे, ये देखते हैं। पूरा पाषाण काल से प्राप्त स्थल, कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए थे, देख लीजिए। पहला जो था आपका, वो था अतिरमपक्कम। ठीक है, अतिरमपक्कम मैंने आपको पहले ही बताया था, तमिलनाडु में खोजा गया था। कहाँ पे? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में। और ये किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फूड, जिन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक बोला जा रहा है। रॉबर्ट ब्रूस फूड, ठीक है, इनके द्वारा खोजा जा रहा है आपका अतिरमपक्कम, तमिलनाडु में। ठीक है, ये स्थल पहला आपका खोजा गया था, पूरा पाषाण काल से प्राप्त स्थल है। ठीक है, सेकंड जो है आपका, वो है हथनौरा। ठीक है, हथनौरा से क्या खोजा गया है? मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य जो मिला था मानव खोपड़ी का, मतलब कि उस टाइम पीरियड पे इतिहासकार को मानव की खोपड़ी मिली थी उसका, और वो भी पहला साक्ष्य मिला था कि उस टाइम पीरियड पे किस तरीके के मानव थे, ये खोपड़ी से उनकी पता लगाया जा रहा था इतिहासकारों द्वारा। तो मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य आपका हथनौरा से मिला था।
अब ये कहाँ है, ये है आपका मध्य प्रदेश, एक सेकेंड, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, ठीक है, हथनौरा। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से आपका मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है, वो आपका हथनौरा स्थान से, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं ऐसी है जिसमें काफी सारे चित्र, काफी सारे, वो भी तीनों काल के आपके चित्र जो है भीमबेटका की गुफाओं में है, ठीक है। तो ये भी भीमबेटका की गुफाएं भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, ठीक है। यहाँ पे आपके पता है इसमें ये जो गुफा है इसमें 100 से भी अधिक गुफाएं हैं, अधिक गुफाएं, भीमबेटका की गुफाओं के अंदर 100 से भी अधिक गुफाएं हैं। सोच लीजिए कितनी सारी गुफाएं इसके अंदर हैं, तो किस तरीके का होगा इसका चित्र आप एक इमेजिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। गुफाओं के अंदर गुफाएं, तो भीमबेटका की गुफाएं, उसमें काफी सारे चित्र भी हैं आपके, ठीक है, ठीक, जो है 100 से भी अधिक गुफाएं। तो इसके अंदर क्या है आपकी गुफा चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य, गुफा के अंदर की जो चित्रकारी है उसका प्रथम साक्ष्य जो आपका मिला है वो आपका यहीं से प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है, भीमबेटका की गुफाओं में से, ठीक है। और इस गुफाओं में आपको पता है तीनों काल के जो है आपके, चाहे वो पुरापाषाण काल हो, मध्यपाषाण काल हो या नवपाषाण काल हो, ये एक ऐसी गुफा है जिसमें तीनों काल की चित्रकारी आपको देखने को मिलती है। किसकी किसकी, तीनों काल की। कौन कौन सी, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों काल की चित्रकारी आपकी जो है इस गुफाओं के अंदर देखने को मिलती है। और तीसरा ये था। अब ये जो चौथा और सबसे लास्ट वाला है वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त है। मिर्जापुर ये आपका वाराणसी के निकट पड़ता है। मिर्जापुर माँ विंध्याचल माता है उनका जो है, तो यहाँ पे मंदिर भी है, काफ़ी फेमस मंदिर है वाराणसी में। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं भी वाराणसी की हूँ, तो जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ ऐसे याद रखिएगा कि आपकी मैम जहाँ से बिलोंग करती हैं वहाँ से बनारस में मिर्जापुर नामक स्थान से पहली मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, उसका पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है, प्रतिमा प्राप्त हुई है। किसकी, मातृ देवी की, मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त है। कहाँ से, मिर्जापुर से, माता वैष्णो माँ विंध्याचल माता की मंदिर से। जो ये मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हो रही है वो किससे बनी हुई है पता है आपकी, अस्थि निर्मित प्रतिमा है ये। अस्थि निर्मित मातृ देवी की पहली प्रतिमा प्राप्त हो रही है आपकी बेलन घाटी से, ठीक, बेलन नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी से। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमारा जो है पूरा पाषाण काल वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, ठीक है। पूरा पाषाण काल पूरी तरह से समाप्त हो गया है, पूरी तरह से खत्म हो गया है। हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पूरी बात कर ली है आपने इस वीडियो में। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। मध्य पाषाण काल में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस टाइम पीरियड के मानव में कितना और कैसा चेंज हुआ है जब वो मध्य पाषाण काल की ओर बढ़ा है या मध्य पाषाण काल में वो पहुंचा है मानव, तो उसमें कितने बदलाव हुए, उसने किस किस चीजों का आविष्कार कर लिया, किन किन चीजों की खोज कर ली, उसने अपने कह सकते हैं ज्ञान को कितना विकसित कर लिया है, इस पर बात करेंगे हम। तो ये 0 से शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट जो हम पहुंचेंगे 50 पे पहुंचेंगे, फिर 100 पे पहुंचेंगे, फिर अब तो 200 से भी ज्यादा, काफी ज्यादा हम लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, देखिए मैं आपको बता दूं आज की वीडियो में जो हमने बात किया है, बट शॉर्ट में हम रिकॉल कर लें। आज की वीडियो में हमने बात किया था कि वस्तुओं के आधार पे पूरा पाषाण काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो मैंने आपको बताया
कि वस्तुओं के आधार पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, ठीक है, फिर आपका कांस्य युग है, लौह युग है, ये तीनों है। फिर इसमें पूरा पाषाण काल हमने स्टार्ट किया था, पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि उन्हें 3 पार्ट्स में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। हमने उसका टाइम पीरियड देखा 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक हमने उसका टाइम पीरियड देखा। उसके मानव जो थे वो किस तरीके के थे, उनका जीवन कैसा था, इस पर बात की हमने। आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, शिकारी थे, बंजारा जीवन व्यतीत करने वाले थे, आग का ज्ञान नहीं था, पशुपालन का ज्ञान नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं था, जीरो से स्टार्ट किया था मानव ने, अपने आप को धीरे धीरे बदला है आगे जा करके। फिर हमने उनके औजारों के बारे में बात की, तो क्वार्टजाइट और स्फटिक के औजार यूज़ करते थे, फलकनुमा उनके ब्लेड सल्क जैसे औजार हुआ करते थे, इस तरीके के औजारों का उपयोग करते थे उस टाइम के मानव। उसके बाद हमने बात किया औजारों के बारे में, बात करने के बाद हमने लास्ट बात की है स्थल के बारे में कि कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं। तो आपका अतिरमपक्कम, हथनौरा और भीमबेटका की गुफाएं, और उसके बाद लास्ट जो है आपका वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आपको मैंने बताया कि मातृ देवी की अस्थि निर्मित प्रतिमा प्राप्त हुई है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वाराणसी में है मिर्जापुर, वहाँ से। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और नहीं समझ में आई हैं या क्या चेंजेस चाहते हैं या कुछ भी है तो वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियो में किस तरीके के चेंजेस चाहिए। आप बताएंगे, मैं उसके हिसाब से मैं कर दूंगी, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ तब सफल होगा जब वो आपको समझ में आए। तो कुछ भी चेंज है चाहिए आप बताइए, मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए। अब धीरे धीरे हम अपनी वीडियो को थोड़ा लंबा करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है, तो उसको समझने के लिए, अच्छे से वीडियो देने के लिए आपको थोड़ी लॉन्ग वीडियो मिलेगी। तो प्लीज़ उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, लिखने पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। आगे आपको इन सारी चीज़ों के जो है आपको नोट्स मैं PDF के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मैं कमेंट सेक्शन में बताइए।